लिखने से काम है। तो बच्चों कल हमने जो है आपको IUPAC नेम लिखने के लिए और IUPAC नेम के पार्ट बताए थे ना, IUPAC नेम के कितने पार्ट होते हैं, कोई बच्चा बता सकता है? IUPAC नेम लिखने के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं, है ना? पूर्वलग्न, मुख्य शब्द और अनुलग्न, ठीक है ना? फिर पूर्वलग्न 2 टाइप के और अनुलग्न भी 2 टाइप, ठीक है ना? जैसे एक हमने बताया था आपको द्वितीय पूर्वलग्न। अब इनका क्रम देखिए, किसी भी चीज का IUPAC नेम जब लिखा जाएगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, क्रम क्या होगा? ऑर्डर ऑफ राइटिंग IUPAC नेम किस क्रम में लिखेंगे आप? सबसे पहले लिखा जाता है द्वितीय पूर्वलग्न। क्या लिखा जाएगा? द्वितीय पूर्वलग्न। द्वितीय पूर्वलग्न, फिर प्राथमिक पूर्वलग्न, इसके बाद मुख्य शब्द और फिर इसके बाद आएगा प्राथमिक अनुलग्न। अनुलग्न एंड एट लास्ट द्वितीय। नहीं, पूर्व तो पहले होता है। देखो यहाँ पे आपको जो बाइफरकेशन पॉइंट है मुख्य शब्द है। बाइफरकेशन पॉइंट मींस जो बांटता है ना, उससे पहले वाले को हमने पूर्व लिखा है और उसके बाद वाले को अनुलग्न, ठीक है ना? अब द्वितीय पूर्वलग्न क्या बताता है? हमने बताया था आपको, द्वितीय पूर्वलग्न बताता है किसी भी सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, प्रतिस्थाप्य के बारे में, है ना? जैसे मान लीजिए कल आपने देखा ये कोई केमिकल कंपाउंड है, ठीक है? अब यहां से एक हाइड्रोजन हटाया गया इस जगह से, इस पॉइंट से हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह हमने कुछ भी जोड़ दिया, लाइक क्लोरीन जोड़ दिया, बाकी सभी जगह हाइड्रोजन है, ठीक है ना? और यहां का हाइड्रोजन हटा के हमने जोड़ दिया OH। क्या जोड़ दिया? OH। अब जो क्लोरीन है ये क्या है? प्रतिस्थाप्य है। या आप कंफ्यूज होंगे भाई, अगर आपको 11th क्लास के प्रतिस्थाप्य वाले टेबल नहीं आते तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रतिस्थाप्य कौन कौन से होते हैं? नहीं, वो फंक्शनल ग्रुप है। यहां मैं लिख रहा हूं कुछ प्रतिस्थाप्य, कुछ सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कोई भी एल्काइल ग्रुप जिसको हम R से नोट करते हैं, ठीक है ना? इसमें क्या क्या आ सकता है? CH3, C2H5, ठीक है ना? इस तरीके से कोई ना कोई ऑर्गेनिक ग्रुप होगा तो उसको भी हम प्रतिस्थाप्य कहेंगे। इसका नाम लिखेंगे एल्किल। क्या नाम होता है? एल्किल ग्रुप। ऐसे ही अगर बेंजीन जुड़ जाए
तो इसको अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है, बच्चे लिख देते हैं बेंजीन, गलत। इसको लिखेंगे फेनिल ग्रुप। क्या लिखेंगे? फेनिल। बेंजीन अलग चीज हो जाती है। कौन सा ग्रुप है? फेनिल ग्रुप। या किसी चीज के साथ NO2 जुड़ गया तो कौन सा ग्रुप हो गया है? नाइट्रो। ठीक है। ऐसे ही X ग्रुप। हेलो, अब X का मतलब क्या? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इधर देखो भाई ध्यान से। अगर क्लोरीन जुड़ा तो फ्लोरो, क्लोरीन जुड़ा तो क्लोरो, ब्रोमीन जुड़ा तो ब्रोमो, आयोडीन जुड़ा तो आयोडो। ठीक है ना? इस तरीके से कुछ प्रतिस्थाप्य हैं जिनको किसके रूप में लिखते हैं हम? द्वितीय अनुलग्न। किसके रूप में लिखेंगे? द्वितीय अनुलग्न। ठीक है। इसके बाद वर्ड रूप, सॉरी, पूर्व लग्न। कौन कैसा? प्राथमिक वाला। प्राथमिक वाला तब लगाते हैं जब कंपाउंड साइक्लिक हो, तो आप देख सकते हैं साइक्लिक है नहीं। जब साइक्लिक नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, साइक्लिक नहीं है तो छोड़ देंगे इसको। ठीक है ना? आगे बढ़ जाएंगे। आगे क्या लिखा जाता है? मुख्य शब्द। मुख्य शब्द में क्या लेते हैं हम? हमारी जो प्रिंसिपल चेन है इसमें कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या ग्रीक लैंग्वेज में लिखी। गिनती याद है? अरे काउंटिंग आती है तुम्हें? अच्छा, 1 2 नहीं, केमिस्ट्री वाली काउंटिंग। 1 को मिथ, 2 को एथ, 3 को प्रो, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक। ठीक है ना? बस अभी इतने बड़े हो 10 तक क्या तो जरा बताना तो इसमें कितने कार्बन है? 6 को क्या लिखेंगे? हेक्स। 6 को क्या लिखेंगे? हेक्स। इसके बाद प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न ये हमको बताता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में? डबल या ट्रिपल बॉन्ड बताया गया था। अगर हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन, एक जगह कहीं डबल बॉन्ड आ गया तो इन, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन। लेकिन साथ में कार्बन की संख्या लिखना कंपल्सरी है ताकि आपको पता चल सके कि किस कार्बन पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड आया। अच्छा, एक कंफ्यूजन आप गलतियां और करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई डबल बॉन्ड आ गया दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में, जैसे यहाँ पे तीसरे और चौथे के बीच में, तीसरे कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में, तो हम कौन सी संख्या लिखें? 3 लिखें या 4 लिखें? तो हमेशा IUPAC नेम लिखते समय छोटी वाली संख्या को प्रेफर करते हैं। किसको प्रेफर करेंगे? छोटी वाली संख्या। ठीक है। ऐसे ही अगर 2 बार डबल बॉन्ड आ गया तो लिखेंगे डाइईन, 3 बार आ गया तो ट्राइईन। ठीक है ना? ऐसे 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो डाइआइन, 3 बार आ गया तो ट्राइआइन। ठीक है ना? अब बात करते हैं किसकी? द्वितीय अनुलग्न की। ये किसके बारे में बताता है? सर ये वाला है क्या था? क्रियात्मक समूह। हाँ, क्रियात्मक समूह के बारे में। किसके बारे में? क्रियात्मक समूह, यानी फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? याद लिख रहा हूं मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप। जैसे COOH, कौन सा ग्रुप है? ओइक एसिड। इसके लिए क्या लिखा जाएगा?
अगर किसी कंपाउंड में COOH आ गया तो उसके लास्ट में ओइक एसिड या ओइक अम्ल लिखा होगा, जैसे मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ऐसे बहुत सारे हैं। साइनो ग्रुप, एमिनो ग्रुप। ठीक है, इससे भी बहुत सारे व्युत्पन्न उत्पन्न होते हैं, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया था 11th की बुक तो खोलनी पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में जा ही नहीं सकते, नहीं तो 12th का सिलेबस नहीं शुरू हो पाएगा। तो अब अगर हम इसका नाम लिखें तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले किसी भी कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना है तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल चेन। मुख्य शब्द अपना निकाल लीजिए, कौन सा मुख्य शब्द आएगा। अब मुख्य शब्द जो है क्या होता है, मुख्य शब्द कार्बन की संख्या होती है, किसमें, मुख्य चेन में, मुख्य चेन। कल आपको लिखवाया गया था, अगर आपने घर पे देखा हो एक बार खोल के, तो ये लिखवाया गया कि हमारे मुख्य चेन की क्या पहचान होती है। कार्बन की वो लंबी से लंबी चेन जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्रियात्मक समूह, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए। ठीक है, हालांकि इसमें कंफ्यूजन इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे एक ही चेन है बस। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल चेन होगी। समझ में आ गया। इसके बाद अब दूसरा जो पार्ट होता है, दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है कार्बन की नंबरिंग करना। कार्बन की नंबरिंग करना। तो कार्बन की नंबरिंग करते समय भी, अब देखिए नंबरिंग यहां से भी कर सकते हो आप, इस वाले साइड से भी कर सकते हो। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, और इधर से भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। कौन सा नंबर सही है, नीचे वाला या ऊपर वाला? ये वाली नंबरिंग सही है या ये वाली? नीचे वाली। हाँ, क्योंकि नंबरिंग करते समय फिर वही प्रोसेस, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे आप, क्रियात्मक समूह को। अगर क्रियात्मक समूह नहीं तो मल्टीपल बॉन्ड को, अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो प्रतिस्थापन। तो जिस कार्बन के साथ क्रियात्मक समूह जुड़ा है या डबल ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है या प्रतिस्थापन जुड़ा है, उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। यानी नंबरिंग करते समय आपको ऐसा नहीं कि जिधर से तुम्हारा मन करेगा उधर से नंबर, नहीं, नंबरिंग उधर से शुरू करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह या मल्टीपल बॉन्ड या प्रतिस्थाप्य वाले कार्बन को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो अगर मैं इधर से नंबरिंग शुरू करूंगा, सबसे ज्यादा किसको मैंने कहा, किसको प्रेफरेंस देना है, क्रियात्मक समूह, क्योंकि इसमें दोनों चीजें हैं, क्रियात्मक समूह भी आ गया और मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया। तो अब किसको प्रेफर करेंगे हम, अब हम मल्टीपल बॉन्ड को भूलेंगे, हम प्रेफरेंस किसको देंगे, क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर देना है हमें। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो क्रियात्मक समूह छठे नंबर पे आता है, और अगर इधर से करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे आता है। इट मींस दिस वे ऑफ नंबरिंग इज राइट। और ये वाली कैसी है, ठीक है। इसके बाद आप आईयूपीएसी नेम लिखना शुरू कीजिए। देखिए भाई, पहले क्या लिखोगे, द्वितीय पूर्व लग्न, यानी हाइड्रोजन के अलावा फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके क्या कोई और ऐसी चीज है जो साइड में जुड़ी हुई है?
कौन सी चीज है? क्लोरीन। तो क्लोरीन को क्या लिखते हो? क्लोरो। किस कार्बन पे जुड़ी बेटा? 5 पे। 5। तो क्या लिखेंगे? 5 क्लोरो। साइक्लिक है ये, चक्रीय है, नहीं सर। तो ये छोड़ देंगे हम। अब आइए मुख्य शब्द पे। मुख्य शब्द कार्बन की संख्या को दिखाता है। कितने कार्बन है? 6। X। इसके बाद प्राथमिक अनुलग्न जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को बताता है। एक जगह डबल बॉन्ड है, किसके किसके बीच में? थर्ड और फोर्थ के बीच में। क्या लिखे? 3 या 4? 3। और डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है? ए। इसके बाद द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न, ठीक है। कौन सा है इसका फंक्शनल ग्रुप? OH। तो OH के लिए लिखते हैं ऑल। तो आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? 5 क्लोरो X 3 in 1 ऑल। 5 क्लोरो X 3 in 1 ऑल, ठीक है। समझ में आ गया ये? सर हमने ये यहाँ से ही क्यों स्टार्ट करी नंबरिंग इसकी? आगे से मतलब पीछे से क्यों नहीं करी? क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को कम से कम नंबर देना था। और सर अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा, मतलब जैसे पीछे जाते जाएंगे, हाँ, तो उससे क्या होगा? अगर जिसका ज़्यादा नहीं, ये रूल है, आईयूपीएससी का नियम है कि ऐसे ही नंबरिंग करनी है। क्योंकि आपने नाम लिख दिया, आपने कंपाउंड का कोई नाम लिख दिया, तो पढ़ना तो उसको पूरी दुनिया को है ना। तो अगर कोई नियम नहीं फॉलो करेंगे तो फिर तो आप अपने तक सीमित रह जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए इसीलिए तो आईयूपीएससी सिस्टम बनाया गया, ताकि अगर कोई एक व्यक्ति किसी कंपाउंड का नाम रखे तो उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में कहीं भी बनाया जा सके, क्योंकि कुछ नियम है, उन्हीं नियम को फॉलो किया जाएगा बस, ठीक है। अब इसी कंपाउंड को अगर कई बार ऐसे लिख जाता है, ऐसे दे दिया जाता है, तो आप थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा दिमाग लगा करके तुक्का भी लगा लेते हैं, ठीक है ना। ज्यादा परेशान कब होते हैं आप? जब आपको इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे दिया जाता है। ये दोनों एक ही हैं, चाहे ये लिख दिया जाए चाहे ये लिख दिया जाए। ये क्या है? इसका संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और ये क्या है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आ गया? तो आईयूपीएससी नेम जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। 10th 11th की बुक उठाइए, उसके अंदर बहुत सारे जनरल रूल दिए गए हैं। कम से कम ये लगाइए कि 50-60 नाम लिख लीजिए रोज के, और कंटिन्यू अगर आप 10-12 दिन प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के आपका आईयूपीएससी नेम अच्छा, मतलब आपके लेवल के लिए अच्छा हो जाएगा। बोर्ड के लिए बता रहा हूं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है तो फिर तो और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया।
ये नाम लिख लीजिए। और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी है। नोट कर लिया क्या? अब जो अगला स्टेप यानी अगला जो पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो है रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, क्योंकि अब तक जो आपने पढ़ा वो 11th का पार्ट था। 11th का समझ लीजिए कोई जनरल केमिस्ट्री है ना। 11th में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसको जीओसी कहते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका एक पार्ट हमने सिर्फ और सिर्फ डिटेल में नहीं बताया आपको, एक आपको आउटलुक दिया है, ठीक है। उसी का सेकेंड पार्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया की क्रियाविधि। किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो अभिक्रिया की क्रियाविधि पढ़ने के लिए कुछ आवश्यक एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो आप यही बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। वो 10th वाली डेफिनेशन नहीं जिसमें नया पदार्थ बनता है ना। अब तक आपने ये पढ़ा था जिसमें नया पदार्थ बनता है, कोई पुराना पदार्थ है तो नए पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। तो ये तो ठीक है, अभिक्रिया की डेफिनेशन आपकी सही है, बट एक्चुअली होता क्या है रासायनिक अभिक्रिया में? नया पदार्थ कैसे बन जाता है? कितने बच्चों ने कोई रासायनिक अभिक्रिया होते हुए देखी है? बड़ी विडंबना तो यही है। अरे तुम्हारे घर गैस पे खाना नहीं बनता, बनता है, गैस जलती है, क्या है वो? रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनाती है वो, क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो आपकी समस्या पता है क्या है? आप किसी शब्द को सुन करके इतना उसको इतना जो है डिफिकल्ट मान लेते हो कि वो पता नहीं क्या है। रासायनिक अभिक्रिया आपको हर स्टेप पे, जिंदगी के हर स्टेप पे देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखना यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में एक, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जब मिलाए जाते हैं, उनकी अभिक्रिया जब कराई जाती है तो उससे नया पदार्थ बनता है। लेकिन उसमें आपने एक रूल पढ़ा है कि कोई भी परमाणु ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है। तो सिर्फ एक ही चीज होती है, क्या? कि पुराने जो अरेंजमेंट है परमाणुओं के, यानी जो परमाणु जिस तरीके से अरेंज हुए थे, जैसे उसकी बॉन्डिंग हुई थी, जैसे अभी आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, कार्बन के साथ O जुड़ा था, फिर O से H जुड़ा था। अब आपने रासायनिक अभिक्रिया करवाई तो O से जुड़ा हुआ जो H था वो O को छोड़ करके कहीं और चला जाएगा। इतना सा काम होता है बस, और उसमें कोई विस्फोट नहीं होता। क्या होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यानी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। लेकिन किसी भी कंपाउंड में क्योंकि एटम्स आपस में जुड़े रहते हैं, तो अगर आपको रीअरेंजमेंट करना है तो पहले वो जिस चीज के साथ जुड़े हुए हैं उस चीज को हटाना पड़ेगा, फिर उनको नई जगह पे ले जा करके
वैसे ही जोड़ना पड़ेगा, तभी तो रीअरेंजमेंट होगी। समझ में आ गया? जैसे आपकी क्लास में रीअरेंजमेंट करता हूं, मैं कहता हूं सबसे लास्ट बेंच पे जो बच्चे बैठे हैं वो आगे चले आए। अब आगे तब चले आएंगे ना जब आगे वाली सीट हम खाली करवाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो जब भी हम एटॉमिक रीअरेंजमेंट की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि पहले जो पुरानी व्यवस्था थी उस व्यवस्था में से कुछ परमाणुओं को अलग किया जाता है, ठीक है, फिर उनको नई जगह पे ले जाकर के एडजस्ट किया जाता है। इसी को रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी अब ये तो आपको एक सामान्य शब्दों में मैंने बताया, अगर हम रासायन विज्ञान के शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ पुराने केमिकल बॉन्ड टूट जाते हैं और उनके स्थान पर नए केमिकल बॉन्ड बन जाते हैं। पुराने केमिकल बॉन्ड क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे और उनकी जगह पे नए केमिकल बॉन्ड बन जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये है NO2। क्या है? NO2। इन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हुई, क्या होगा? इसका कोई एक ऑक्सीजन, कोई एक ऑक्सीजन, NO, कोई एक ऑक्सीजन यहां से यानी कार्बन को छोड़ करके कहां चला जाएगा? नाइट्रोजन। तो यहां क्या बचा? CO। ठीक है, और ये क्या बन गया? NO। ठीक है, समझ में आ गया? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आपने क्या देखा कि ये एक ऑक्सीजन परमाणु है, ये पहले जिस एटम से जुड़ा हुआ था, पहले जिस एटम से जुड़ा हुआ था, तो कैसे जुड़ा था? डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड से, यानी किसकी सहायता से? केमिकल बॉन्ड की सहायता से। ये यहां से निकल गया, अब निकलेगा कैसे? जब यहां वाला बॉन्ड टूटेगा और किसके पास गया? नाइट्रोजन। अब वहां जाएगा तो फिर से उसको वहां क्या बनाना पड़ेगा? कोई केमिकल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है? बात समझ में आ रही? तो रासायनिक अभिक्रिया में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? परमाणुओं की रीअरेंजमेंट होती है, यानी एक परमाणु अपनी जगह बदलता है, ठीक है ना? और इस जगह बदलने के खेल में पुराने केमिकल बॉन्ड टूटते हैं और नए केमिकल बॉन्ड, ठीक है? पुराने केमिकल बॉन्ड टूटते हैं, तो जब केमिकल बॉन्ड टूटते हैं तो कैसे टूटते हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा केमिकल बॉन्ड आखिर बनते कैसे हैं, तभी तो तोड़ेंगे। चलो मान लीजिए कि दो परमाणु है, इसके बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है, कैसा? सहसंयोजक बंध। कैसा बंध? सहसंयोजक बंध। तो कैसे बनता है? क्या प्रोसीजर है उसका? सहसंयोजक बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन्स का समझौता, इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से। यानी जो एक परमाणु है
ये अपने कुछ 1 2 3 जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं